माइक चेक चेक, माइक चेक। ओके, आवाज थोड़ा कम। Hey guys, very good evening. We are starting the next lesson of strategic management. I think already link is shared on Telegram. Okay guys, let's start. So today we're going to start the next chapter of SM. आज हमारा टारगेट है हम लोग चैप्टर नंबर आई थिंक 7 को एक बारे में ख़त्म करेंगे। आई एम ऑन चैप्टर नंबर 7 और मैं चैप्टर नंबर 7 को ख़त्म करूँगा। चैप्टर नंबर 4 इज़ ओवर, चैप्टर नंबर 5 इज़ ओवर। वी आर ऑन चैप्टर नंबर 7, ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्ट्रैटेजिक। इस चैप्टर की बात अगर करेंगे, दिस चैप्टर कम्स फॉर, दिस इज आई थिंक सो one of the important chapter of SM which comes in the examination for 8 to 10 marks. If I compare with other chapters, this chapter carries more weightage. Chapter number 7 और 8 का weightage ज़्यादा है बाकी chapters के मुकाबले। I am on chapter number 7. Chapter 7 कैसे दिखता है, क्या है इसके अंदर? अच्छा लगता है मुझे देखने को, आपको भी अच्छा ही लगेगा। खूबसूरत है, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें सिखाए जाते हैं। चैप्टर 7, बस चैप्टर में और कुछ नहीं, 4 ही कॉन्सेप्ट्स है। 1 एंटरप्रेन्योरशिप, इंट्रा इंट्रा, स्ट्रैटेजिक सपोर्टिव कल्चर एंड स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। उम्मीद है कि अभी तक जितने चैप्टर्स हमने एफएम में और एआईएस में लिए हैं, आपने उसको एक बार पढ़ लिया होगा। आपने देखे पहले लेक्चर्स? नहीं देखे, आप भी देख लीजिए। जिन जिन का जो भी है, ये लेक्चर्स जनहित में जारी है। आप अपने दोस्तों के साथ में जिनका भला चाहते हो शेयर कर सकते हो। इसका फ़ायदा सबको होना चाहिए, जनहित में जारी है। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं आंट्रा और इंट्रा से। मैं बोलूँ तो मस्त वाला कॉन्सेप्ट है ये दोस्त। आंट्रा यानी इसको बोलते हैं आंट्रा, यानी कि मैं ई वाला, ये इंट्रा, ये आंट्रा बोलते हैं ना, एंटरप्रेन्योर। इसको इंट्रा नहीं बोलते, एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं जब बोलूंगा तो मतलब ई से शुरुआत होगा, क्योंकि मैं बार बार पूछूंगा आपसे तो आपको समझ रहेगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो एंटरप्रेन्योर यानी कि ई वाला, एंटरप्रेन्योर के आई वाला। ओके, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आंट्रा एंड इंट्रा? पता है ये क्वेश्चन को नवंबर 22 के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया। आंट्रा और इंट्रा में फर्क क्या है? सुंदर पिचाई को आपने सुना होगा, ये अल्फाबेट ने गूगल के अभी सीईओ है, और लैरी पेज वो इंसान है जिसने कंपनी की शुरुआत की थी। लैरी पेज इज द फाउंडर ऑफ गूगल कंपनी। तो लैरी पेज बन जाता है एंटरप्रेन्योर जिसने कंपनी की शुरुआत की थी, और सुंदर पिचाई जो आज वहाँ के सीईओ, वहाँ के काम कर रहे हैं उनके इशारों पर, उसको बोलते हैं इंट्रा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के जो एंटरप्रेन्योर है यानी कि ई वाले, वो है बिल गेट्स। पर मैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात करता हूँ, वो है सत्या नडेला, वो भी इंडिया से ही है। वो बन जाता है इंट्रा, यानी कि ऑन्ट्रा एक इंट्रा। क्या होता है ना, जब कंपनी स्टार्ट होती है तो फाउंडर जब जो स्टार्ट करता है उसको ऑन्ट्रा बोलते हैं। कौन रिस्क ले रहा है, रिस्क कौन लेता है, ये लेता है ऑन्ट्रा। कौन कंपनी के ओनर्स होते हैं, ऑन्ट्रा। कौन कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, इंट्रा। किसको प्रॉफिट मिलता है, ऑन्ट्रा। किसको प्रॉफिट मिलता है, एक काम करता हूं मैं, ऑन्ट्रा इंट्रा यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं, इंट्रा, राइट। किसको मिलता है प्रॉफिट, इनको। किनको मिलती है सैलरी, इनको। कौन होता है कंपनी का ओनर, और कौन होता है एम्प्लॉय। दोस्तों किसको ज्यादा कंपनी का ओनरशिप होता है, इंट्रा।
यानी कि ऑन्ट्रा। दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो इनको रिस्क ज़्यादा है। कल चलिए गूगल डूब जाएगी ना तो सत्यानाडेल क्या बोलते, कल चलिए गूगल डूब जाएगी तो सुंदर पिचाई को कुछ जाने वाला नहीं। उसको सैलरी मिल रही थी, उसकी सैलरी कुछ 1000 2000 करोड़ की कुछ सैलरी, बहुत सैलरी है उसको, उसकी सैलरी कम हो जाएगी, जैसे वो बंद हो जाएगा। पर जब कंपनी डूब जाती है, गूगल डूबेगी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो लैरी पेज को होगा। यहाँ का एग्जाम्पल है लैरी पेज, नाम ही पेज है, और इनका है सुंदर पिचाई, ये भी इंडिया के हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है सत्या नाडेला, इसका है बिल गेट्स। पता है आपको, ये वो होते हैं जो कंपनी के फाउंडर होते हैं, जिनकी आइडिया से कंपनी स्टार्ट होती है, जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की होती है। 1998 में गूगल को स्टार्ट किया लैरी पेज ने। 1997 में वो एक जगह पे कॉलेज में थे और उनको बोला जाओ एक प्रोजेक्ट बना के लाओ। वो प्रोजेक्ट बनाने गए, मजाक मजाक में कॉलेज के प्रोजेक्ट में गूगल सामने आ गए। सोचो कॉलेज का प्रोजेक्ट आज दुनिया का प्रोजेक्ट बन गया। उन्होंने कॉलेज के प्रोजेक्ट में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जहां पे उन्होंने एक डेटाबेस बनाया, जो भी डेटा का नाम डालते वो सर्च होकर बाहर आता था। इट वॉज ऑन वेरी स्मॉल स्केल। एक उनका पार्टनर जिसका नाम है सर्जरी ब्रेन, मैं उसको ब्रेन की सर्जरी बोलता हूँ, आप अच्छे से नाम पढ़ लेना, ब्रेन सर्जरी कुछ तो नाम है उसका। लैरी पेज और ब्रेन सर्जरी, ये दोनों ओनर्स है इसके, आई मीन जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया हुआ है। मित्रों, इनकी आइडियाज से कंपनी चलती है, इनकी कंपनी में स्टेक ज्यादा होते हैं। कंपनी बर्बाद होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान आंट्रा को होता है। इंट्रा काम करता है पर सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ इंट्रा, यानी कि सुंदर पिचाई कुछ भी नहीं कर सकता है, वो वही कर सकता है जो ऑन्ट्रा चाहते हैं। ऑन्ट्रा की ओनरशिप, ऑन्ट्रा का कंट्रोल ज्यादा होता है, उसकी चलती है वट होती है उसकी, बिकॉज वो कंपनी का फाउंडर होता है। ये तो चलते गाड़ी में बैठा हुआ है, इसकी गूगल थोड़ी ना इसकी आइडिया थी, वो तो किसी और की थी, वो तो गाड़ी में बैठ गया, अब गाड़ी रेडी थी, ड्राइवर बदल गया। इनके इशारों पर कंपनी चलती है जिसका नाम है ऑन्ट्रा। आई होप सभी लोग समझ पा रहे होंगे ऑन्ट्रा और इंट्रा का डिफरेंस। एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑन्ट्रा एंड इंट्रा? गॉट इट? ओके। आजकल इंट्रा रखने का फैशन है, क्योंकि ऑन्ट्रा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो अपने काम करने के वास्ते वो इंट्रा को हायर करते हैं। जैसे उन्होंने सुंदर पिचाई को हायर किया। पीछे ऐसे ही ट्विटर ने पंकज अग्रवाल को हायर किया था, जो है आपके इंट्रा, जो ट्विटर को संभालते थे। हमें बड़ा गर्व है, अभिमान है कि वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंपनीज की जो सीईओ है वो इंडियंस है, जो इंट्रा बन जाते हैं। हम फाउंडर नहीं है, हम दूसरों की फाउंड की कंपनी के ऊपर बैठ जाते हैं। हम कौन है? इंट्रा। जो हम मतलब कौन? सुंदर पिचाई, सत्य नाडेला, वही पराग ही से, नॉट पंकज, पराग अग्रवाल। ओके, ये सारे लोग हैं। आगे, जिनके आइडियाज से कंपनी स्टार्ट हुई, जो कंपनी में रिस्क लेते हैं, उनका नाम है ऑन्ट्रा। इनकी रिस्क क्या ही है, कंपनी बंद हो जाएगी तो चले जाएंगे घर पे, उनकी कोई रिस्क नहीं है। दे आर नॉट द फाउंडर्स, दे डोंट हैव देयर इनिशियल आइडियाज। हु हैज टेकन द इनिशिएटिव? किसने अपना कैपिटल धंधे में लगाया है? इनका कैपिटल होता है। जब कंपनी शुरुआत हुई तो इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया धंधे में। इनका कोई कैपिटल, इनका कंपनी के कैपिटल के ऊपर ये काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नोट्स मैं आज मंडे के दिन प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स इज इन प्रिपरेशन, आई विल शेयर द नोट्स, ओके, नॉट एन इशू। आपको यही करना है, आपके पास जो नोट्स है आप उनका उपयोग करो, वहाँ से पढ़ सकते हैं। बस यहाँ से आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, पर ये जो नोट्स आप मांग रहे हैं इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, जो चार्ट्स आपको स्क्रीन पे दिखते हैं। ओके, राइट।
आगे बढ़ेंगे। ऑन्ट्रा और इंट्रा हमारा खत्म हो गया। इट्स टाइम टू स्टार्ट अबाउट स्ट्रैटेजिक सपोर्टेड कल्चर। कभी सुना होगा आपने इसके बारे में? कल्चर क्या होता है? कल्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती है ना, अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा है और वो स्ट्रैटेजी ऐसे बनाती है और ऐसा ऐसा हो गया ना, तो स्ट्रैटेजी विल नॉट बी सक्सेसफुल। व्हेन यू मेक अ स्ट्रैटेजी, यू शुड चेक ये कल्चर है तो स्ट्रैटेजी भी ऐसी ऐसी होना चाहिए। जैसा कल्चर स्ट्रैटेजी वैसी होना चाहिए। योर कल्चर शुड नॉट गो लाइक दिस, इट शुड गो लाइक दिस, देन स्ट्रैटेजी विल बी सक्सेसफुल। Whenever you find that your strategy is going against the culture, make sure you're changing the strategy immediately, वरना strategy won't be successful. Example, थोड़ा सा मूवी के एग्जाम्पल देता हूं। मोहब्बतें नाम की मूवी थी, वहां पे गुरुकुल था। उस गुरुकुल में अमिताभ बच्चन अनुशासन, परंपरा, प्रतिष्ठा की बात करते हैं। किसी की औकात नहीं थी कि लड़का और लड़की बात करें। लड़कियों के हॉस्टल में लड़कों का आना, यह तो गुरुकुल के अनुशासन के बिल्कुल खिलाफ था। शाहरुख खान उसमें एक टीचर दिखाया। शाहरुख खान ने उस गुरुकुल में वही किया है, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जो कल्चर के अगेंस्ट में गई। गुरुकुल उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा से जाना जाता था। वहां पे आदर्शों की कीमत थी। शाहरुख खान ने आके माहौल बिगाड़ दिया। मोहब्बत है, हवा का रुख बदल दिया। वैलेंटाइन डे जो आने वाला है, उन्होंने सेलिब्रेट किया। ऐसा किया सेलिब्रेट कि लड़कों के हॉस्टल में सारे लड़कियों को बुला लिया। शाहरुख खान की स्ट्रैटेजी ऐसी बनी, कल्चर था ऐसा। जैसे ही अमिताभ बच्चन को मालूम चला, शाहरुख खान को हॉस्टल से निकाल दिया गया, नौकरी से निकाल दिया। ये तो खैर एक मूवी है, पर ये कॉन्सेप्ट समझा के जाती है। जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, whenever you start anything, any strategy, make sure it is in tune with the culture. If the strategy is like this, culture is like this, make sure ये भी ऐसी हो जाएगी। जैसे कि आपने सोचा, आपके परिवार में जो है, अब जानते लव मैरिज का कोई कल्चर नहीं, फिर आपको कोई पसंद आया, आप घर जाके बोले आई हैव डिसाइडेड, ऐसा आप घर पे बोल रहे हो, आई हैव डिसाइडेड, आई फाइनलाइज्ड, आई नो हु इज ए, आई नो मुझे किससे शादी करना है, और प्लीज नो आर्ग्यूमेंट्स, ऐसा अपने पापा को बोला। अब जानते हो उसके बाद में क्या होगा? आपके घर का कल्चर है, आज तक दादाजी से लेकर पापा तक किसी ने भी लव मैरिज का नाम नहीं निकाला। ये कल्चर है और आपकी स्ट्रैटेजी ऐसे जा रही है। अब बताओ क्या होगा? जैसे आपने आपके दादाजी को एक बात कही, डंडे से मारा उन्होंने। अब बताओ दादाजी को चेंज करना आसान है या उस लड़के को चेंज करना आसान है? दादाजी तो चेंज नहीं हो सकते। दादाजी कई सालों से, 70 साल की उम्र है दादाजी की, उन्होंने जो अपनी जिंदगी जी है वो उन विचारों से जी है, उनके थॉट्स वैसे, और इन थॉट्स को एक दिन में चेंज नहीं किया जा सकता। आपके अच्छे बोलने से वो अच्छा नहीं, उन्होंने सोच लिया ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द कल्चर, इजी टू चेंज स्टडी। लड़का चेंज करना आसान है, दादाजी नहीं। इट इज इजी टू चेंज कल्चर, नो, वेरी इजी टू चेंज स्ट्रैटेजी। इसे जब भी आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी इज नॉट इज डूइंग नॉट इन ट्यून विद द कल्चर, मेक श्योर यू चेंजिंग द नॉट द कल्चर। कल्चर को चेंज करने जाओगे, शादी नहीं होगी जिंदगी भर। दादाजी को मैं पटा के ही रहूंगा एक दिन, एक तो दादाजी जाने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुमकिन नहीं है। ये जो आज है ना, आप, हम, आपके पेरेंट्स, ये एक दिन में ऐसे नहीं बने हैं। हमारे आसपास की जो दुनिया होती है उससे हम ऐसे बन जाते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो होता है ना, उसके आसपास के कस्टमर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर, उसके सारे एम्प्लॉयज, उनकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर डेवलप होता है।
and that can't be changed so easily. Culture of Reliance and culture of Tata can't be same. दो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सेम होना जरूरी नहीं है, ऑल्दो दे आर इनटू द सेम इंडस्ट्री. एग्जाम्पल बात करेंगे, रतन टाटा बहुत एथिकल है. वहां पे एक ब्राइब, एक रुपया भी खिलाना उनको दिमाग के ऊपर जाए, वहां पे कल्चर है. अगर आप जैसे लोग वहां पे ब्राइब देने की बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी स्ट्रेटेजी रिश्वत खिलाने की है, और आप टाटा का कल्चर रिश्वत खिलाने का नहीं है, और आप बोल रहे, तो आप वो स्ट्रैटेजी उनके कल्चर में ब्राइब नहीं खिलाएंगे. आप बोल रहे मैं कैसे भी काम करूंगा, पैसे खिला के आऊंगा, वो बोलेंगे धंधा बंद हुआ चलेगा पर मैं ब्राइब नहीं खिलाऊंगा, और ये जो नया हलकट आदमी आया है इसको पहले निकालो ऐसे. पर अगर आप ब्राइब देके काम करना जानते हो तो आपको रिलायंस में प्रमोशन मिलेगा. वहां पे शाम दाम दंड भेद काम होना चाहिए, ये रिलायंस का है. वो कैसे हो रहा है डजंट मैटर, कल्चर है. अगर आपको ऐसा सेटिंग करके कुछ करने आता है तो रिलायंस में आपको प्रमोशन करेंगे या नहीं. तो इस तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है. ये तो हमने मूवीज में भी देखा था, जो एक गुरु भाई मूवी आई थी, और वहां पे समझता है कि कल्चर थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाता है. ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार बजाज कंपनी जो औरंगाबाद में क्या कर रही थी, ईआरपी लगा रही थी. वहां के लोगों का कल्चर था क्लोज माइंडेड, लोगों को नई चीजें पसंद नहीं थी. वहां पे लोग टैली यूज करते थे. इन्होंने ईआरपी लाया, जैसे इन्होंने ईआरपी की बात करी, सारे के सारे अकाउंट डिपार्टमेंट के लोग स्ट्राइक पे चले गए 6 महीने के लिए. वेन एवर यू फॉर्म अ न्यू स्ट्रैटेजी, लाइक आप ईआरपी ला रहे हो, एक स्ट्रैटेजी ला रहे हो, इट इज यू हैव टू चेक फर्स्ट. आपने 5 करोड़ घलाने से पहले एक बार चेक कर लेते, ये कल्चर क्या है, माहौल क्या है. लड़के से रिलेशनशिप में आने से पहले सोच लिया होता कि घर का माहौल क्या है, तो आज ये नौबत नहीं आती. आज ऑप्शन है घर वाले या वो. इस दुविधा में आपने अपने आप को लाया खुद ने. वैसे आप ईआरपी लेकर तो आ गए 5 करोड़ घला के, इधर लोग यूज करने को तैयार नहीं. अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो ओपन माइंडेड नहीं, पीपल डू नॉट वांट टू चेंज. ईआरपी की नई स्ट्रैटेजी, कल्चर क्लोज माइंडेड है. ऐसा हुआ, ईआरपी फेल हो गए, बजाज में ईआरपी फेल. अंडरस्टैंड करो क्या होता है दुनिया में. जब भी आप कुछ नया काम करते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हो कुछ भी, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट का कल्चर देखना चाहिए कि क्या चलता है. ये मोहब्बतें और ये जो शादी का एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में आप लिख नहीं सकते. ये सिर्फ आपको जस्ट टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ. वेन एवर यू स्टार्ट एनी न्यू स्ट्रैटेजी, आपने पहले कल्चर को शोभा देगी. आपने क्या कर दिया, कल्चर है. देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है. आप पतंजलि में काम कर रहे हो, उसका कल्चर है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डीएनए होता है. बाबा रामदेव की जो एड है वो फैंसी एड नहीं होती. बाबा रामदेव की अगर पतंजलि की एड देखोगे तो बड़ा एक सोबर सा सोफिस्टिकेटेड एड वो टीवी पे करते हैं. कभी कभी बाबा रामदेव खुद भी आ जाते उसमें. पर आपने ऐसे एडवर्टीजमेंट में, पतंजलि का एडवर्टीजमेंट चल रहा है, सनी लियोन आ गई, उर्फी जावेद आ गई. सोचो क्या लोग सोचेंगे इसके बारे में. इट इज नॉट गोइंग विद द डीएनए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर वही. अगर आप कुछ और चीजों की ऐड है तो आप वो सूट भी करेगी. आपको जब भी एक नया स्ट्रैटेजी लाना होता है ना, आपको ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि डीएनए जानना होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन है क्या. और जैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी स्ट्रैटेजी उससे ट्यून होना चाहिए, वरना फिर वो स्ट्रैटेजी विल नॉट. लोग वो पतंजलि के जो थोड़े दीवाने हैं ना, वो भी प्रोडक्ट छोड़ के भाग जाएंगे. बाबा होले हो गए, बाबा कुछ भी कर रहे हैं. ऐसा नहीं चलेगा. हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने कल्चर को जानना पड़ेगा. हमें हमारे बारे में लोग सोचते कि हम हैं कौन, तो वही चीज करना जो शोभा दे रही. आप कुछ भी अनाप शनाप कुछ करोगे, लोग विल पीपल स्टार्ट हिटिंग यू, बिकॉज लोगों ने आपके बारे में एक इमेज बनाई हुई है कि आप ऐसे टाइप के, ये आपका कल्चर है. इट शुडंट गो अगेंस्ट द कल्चर. आई थिंक ये कॉन्सेप्ट हो है. पर इसमें एक दो बातें बताना पड़ा. क्या दुनिया के सारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक जैसे होगा? नहीं. क्या कल्चर हमेशा ही बैरियर होता है या अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है? जैसे एग्जाम्पल, आप बहुत इनोवेटिव इंसान हो और आप एप्पल कंपनी में काम कर रहे हो. एप्पल बहुत इनोवेटिव कल्चर है.
और आप बोलते हैं कि मैं नया नया ढूंढ के लाऊंगा। तो अगर आप भी इनोवेटिव हो और कल्चर भी इनोवेटिव है तो आपका तो रोज प्रमोशन होगा वहां पे। तो हर कल्चर आपके स्ट्रैटेजी के खिलाफ नहीं होता। हो सकता है आपको लव मैरिज करना और घर पे मम्मी पापा का भी लव मैरिज होगा, तो सपोर्ट करें, कर ले हमने भी यही किया था। हर कोई स्ट्रैटेजी में कल्चर बाधा नहीं हो सकता। कभी कभी कुछ कल्चर सपोर्टिव भी हो जाते हैं। तो एग्जामिनेशन में पूछा था एक बार, कल्चर बैरियर होता है या कभी कभी अपॉर्चुनिटी? तो कभी कभी अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, डिपेंड्स। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ने का समय। सभी लोग ध्यान से पढ़ना। ये लेक्चर जब हम करते हैं इतना क्रिस्टल और क्रिस्प आपके लिए लेकर आते हैं कि कम से कम समय में आपका चैप्टर का एक ब्यौरा जो है एक दिमाग में आपके घुसेड़ दे, बस कुछ मिनट्स में। उसके बाद में चैप्टर पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए जब लेक्चर में पढ़ रहे हो आप बहुत कॉन्सेंट्रेशन से आपने सुनना चाहिए, बिकॉज एक एक अल्फाज जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत सटीक बोलता हूँ। यहाँ पे जो चैप्टर को जब मैं रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूँ, इस चैप्टर को आई माइट टेक अराउंड 5-6 आवर्स, पर उस चैप्टर को जब मैं आपके सामने इस त्रिशूल के द्वारा ला रहा हूँ तो मैंने बहुत मेहनत करके वो 30 मिनट में 40 मिनट में लाने का सोचा है। तो आप ये समझ सकते हो कि आपने बहुत टाइम सेव किया है। बट द सेम टाइम आपका एक काम है कि आपने इसके बाद में वो लेक्चर पढ़ना चाहिए डिटेल में क्लास के बाद में। तो आपके वो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपको बहुत मजा आ जाएगा। अगर आप त्रिशूल को देख रहे हो तो इसके बाद में आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, मेक श्योर यू आर रीडिंग द चैप्टर इन डेप्थ वंस दिस इज द। और इसे करते 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 1 महीने के दौरान ऐसा हो जाएगा कि त्रिशूल के माध्यम से एसपीसी सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स ले चुका होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए हमारी ओर से खत्म हो जाए और आपका बाकी हो जाए। वे ऑलरेडी स्टार्टेड टैक्स। अंकिता मैम आज स्टार्ट करने वाली थी, कुछ कारणवश नहीं हुआ। शी स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। टैक्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लॉ स्टार्ट हो रहा है, अकाउंट्स, एफएमए को ऐसे मैंने स्टार्ट कर दिया है। हर्षद सर कॉस्टिंग चालू कर रहे 21 से, मैंने यही परसों से। ऑडिट के कुछ लेक्चर हर्षद सर ने डाल भी दिए। आप ये समझो हमारी ओर से कुछ कमी नहीं होगी, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। 14 से 15 घंटे तो 14 घंटे तो मिनिमम करना पड़ेगी। 100 डेज आपके पास है, इतना कर लेंगे। 100 दिन में 1400 घंटे तो है आपके पास। इसके बगैर अगर आप डायरेक्टली पढ़ोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं और वो स्पीड नहीं मिलेगा। जब मैं कह रहा हूं उसके बाद में जब ये चैप्टर पढ़ोगे आपका स्पीड ऐसा इट विल गो अप लाइक एनीथिंग। ध्यान से पढ़ना, कंसंट्रेशन से। लेक्चर अटेंड करने के लिए कर रहे हो, किसी ने बोला नहीं मारकर मत बैठो, इच्छाओं से बैठे। इच्छा है तो बैठिए। किसी ने बोला कि आपको बैच करो, सीए करने की खुजली आपको थी, किसी ने बोला है आपको? तो अब है आपको इतनी मस्ती अपने नाम कमाने की, तो थोड़ा सा आपको मेहनत भी करना पड़ेगी। ऐसे ही नाम नहीं बनता किसी का बगैर मेहनत के। नाम चाहते हो तो काम भी होना चाहिए। मेहनत करने वालों की जीत होगी। यहां पे कोई ये फैंसी ग्लैमर वाला सीए कोर्स नहीं है, मैं सीए कर रहा हूं, मैं सीए कर रहा हूं। बोलने की बात नहीं, निभाना पड़ेगा। सीए बोलते के साथ लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। तो जितनी रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो उसके लिए बैकएंड में उतना काम भी होना चाहिए। वरना जिस दिन सीए ने तो नाम रखने वाले भी यही लोग होंगे, बड़ा आया था सीए बनने, औकात नहीं तेरी। जब ये बोलेगा ना कोई, आंखों में से आंसू निकलेंगे। 2-4 अटेम्प्ट फेल होने दीजिए आपको। आपके आसपास के मोहल्ले के लोग और रिलेटिव्स आपके बारे में जो बोलेंगे ना, वो सुन नहीं पाओगे। और सुन तो तब भी नहीं पाओगे जब आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को कोई टोंट मारेगा। इसीलिए एक बार आपने फेलियर देखा है, दूसरी बार नहीं होना चाहिए। 100 दिन आपके पास है, जी जान लगा दो। 14 घंटे हर रोज पढ़ना है। इतना ऐसी पारी खेलना है, इस बार तो ठोक देंगे। पर डेडिकेशन, मेरे बोलने से नहीं, अंदर से। सैटरडे संडे डजंट मैटर, कुछ नहीं। आपके पास एक ही चीज होना चाहिए कि आने वाले 3 महीने सिर्फ पढ़ाई, 14 आवर्स कंसिस्टेंसी के साथ। फिर देखो, हम आपको गाइड कर रहे, पढ़ा रहे, आपको उतना अच्छे से पढ़ना है, बहुत आगे जाएंगे। चल आगे बढ़ेंगे। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। अब सभी जानते हैं, आपने एक मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, 70 मिनट चक दे इंडिया।
और वो हॉकी की टीम होती है, वहां पे सारे लड़कियों को गाइड करते हैं, आपके पास है 70 मिनट। आज मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे खेलना है, आपको खेलना होगा अपने आप से, अपने दिल से गाइड करना। लीडरशिप एक ऐसा स्किल होता है जहां पे आप अपनी बातों से लोगों को प्रेरित करते हो, काम करने पे मजबूर करते हो, उसको लीडर कहते हैं। मैं खुद ही काम करता हूं तो मैं लीडर नहीं, मेरी बातों को लोगों के दिमाग में घुसेड़ के जब मैं उनसे काम करवा के लेता हूं तो मैं लीडर कहां जाता हूं। लीडरशिप, नरेंद्र भाई मोदी, महात्मा गांधी, हिटलर, केजरीवाल, ये सारे लीडर्स जो आपने देखे, इनका नाम मत लिखना एग्जामिनेशन, क्योंकि दे आर नॉट द बिजनेस लीडर्स। वी टॉकिंग अबाउट बिजनेस लीडर। महात्मा गांधी लीडर थे, नरेंद्र भाई मोदी है, ये सब पॉलिटिकल लीडर्स है। हियर इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस लीडर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस लीडर्स। लीडर्स के नाम बताइए कुछ। मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क, लैरी पेज, रतन टाटा, मार्क जकरबर्ग, अमेजॉन के ओनर जेफ बेजोस, गोदरेज, आदि गोदरेज, ये सारे जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद ने भी काम किया और लोगों से काम कर। लाखों एम्प्लॉइज इनके पास में, नारायण मूर्ति, दे मेक एवरीबडी अंडरस्टैंड, उनसे काम करवा के लेते। बिल्कुल सही कह रहे हैं कृष्ण जैन, कह रहे राधा कृष्ण दमानी, सही कह रहे हैं। ये अच्छे लीडर्स का एग्जाम्पल है। चलो लीडर्स तो हो गया, लीडर्स बहुत सारे हैं। एक लीडर कैसा होना चाहिए? जो विजनरी हो, आने वाले 10 साल के बारे में सोचे, आज ही प्लानिंग करें। जैसे एग्जाम्पल 2022 में जो जियो आज सक्सेसफुल हुआ है, उसकी प्लानिंग 2010 से मुकेश अंबानी ने की थी। विजनरी होना चाहिए, दूरदृष्टि, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए, पॉलिसी मेकर होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए, क्राइसिस सॉल्वर होना चाहिए। एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो एथिकल हो, भ्रष्टाचारी ना हो, जिसके चरित्र पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। वो चीयर लीडर होना चाहिए, यानी कि हमेशा लोगों को इंस्पायर करे, मोटिवेटर होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए, वो ट्रेनर होना चाहिए, वो स्पोक्स पर्सन होना चाहिए, यानी टीम के बिहाफ में बोलने होना चाहिए, वो आर्बिट्रेटर होना चाहिए, यानी कि टीम के जो दो लोग हैं झगड़ा कर रहे तो सॉल्व करने वाला हो, उसको रिसोर्सेस अलोकेट भी करते आना चाहिए और कलेक्ट भी करते आना चाहिए। उसको, जैसे एग्जांपल धोनी की बात करें, फैंटास्टिक लीडर, उसको पता था ये लोग ही, इनको कब कब भेजना है, अलोकेट भी करते आना चाहिए, काम और कंपोज होना चाहिए, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर, क्राइसिस सॉल्वर, आर्बिट्रेटर, अपनी टीम के बिहाफ में बोलने वाला, उनके लिए झगड़ने वाला नेगोशिएटर हो, विजनरी हो, ड्रीमर होना चाहिए। एक लीडर में बहुत सारी क्वालिटी की जरूरत होती है, तब जाकर लीडर बनता है। इसलिए हर कोई इंसान मुकेश अंबानी थोड़ी ना बने, हर कोई इंसान अडानी थोड़ी ना बनेगा। लीडरशिप की क्वालिटी में देखो बच्चों, होशियार होना अलग बात होती है, लीडरशिप की स्किल होना अलग बात होती है। आप सीए हो गए पर अच्छे लीडर होना जरूरी नहीं है। आप लीडर तभी कहलाए जाते हो जब आप होशियार भी हो। आई मीन जब आपसे लोग फॉलो करें। तो देर आर लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो अच्छे सीए जरूर है पर अच्छे ऑफिस के बॉस नहीं बन पाए। और आप जैसे लोगों को लीडरशिप की याद तब आएगी जब आप सीए तो बन जाओगे पर आपके आर्टिकल्स आपकी सुनोगे नहीं। आपके अंडर में बहुत लोग होंगे पर वो सुनते ही नहीं आपकी, आपको वैल्यू नहीं करते। इसका मतलब आप अच्छे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर है पर अच्छे लीडर नहीं है। लीडर वो होता है जिसको नॉलेज तो है पर अपनी बातों से प्रभावित करके अपने आर्टिकल से काम करवा के लिए, उसको लीडर कहते हैं। तो दोस्तों यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि एक लीडरशिप के रूल्स में कौन से रोल प्ले किया जाता है। तो लीडरशिप को 2 रोल प्ले करना पड़ते हैं, आई मीन 5 रोल प्ले करना पड़ते हैं। मैं दिखाता हूं। ये चैप्टर में कितनी बातें थी? 4 बातें।
हम लोग किसी 2 बातें पूरी खत्म हो गई और स्ट्रैटेजिक लीडरशिप अभी खत्म होगा, यानी कि हम लोग कहेंगे 75% चैप्टर खत्म हो रहा है। फिर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। चलो लीडरशिप पे आते हैं। एक लीडर के पास में एक मैनेजर्स के पास लीडरशिप की कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है। तो 5 क्वालिटी होना चाहिए। देखो यहां लिखा है, एक मैनेजर के पास लीडरशिप की 5 क्वालिटीज होना चाहिए। कितनी? 5। सबसे पहले वो स्टेइंग ऑन द टॉप होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मुकेश अंबानी टॉप पे रह के सबको काम बांटे और सब पे ध्यान रखे। मुकेश जी यही करते हैं, काम बांटते हैं और सबसे काम करवा के लेते हैं। लीडर, एक मैनेजर लीडर तब बन सकता है, या एक मैनेजर में लीडर की ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो स्पिरिट द कॉर्प्स, यानी कि वो होना चाहिए विराट कोहली जैसा, जो टीम में जोश भरे। वो जब आता है ग्राउंड पे एग्रेशन के साथ आता है, एक जुनून, जीतने की चाहत, वैसा, यानी कि जो उल्लास भरे, खुशियां भरे, जोश लाए। इसका एग्जाम्पल है विराट कोहली। कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग। जैसी दुनिया बदल रही है, वो अपने आप को बदलने वाला हो। वो नोकिया जैसा ना हो जो फोन ही बर्बाद हो गया बिकॉज उसने एंड्रॉयड नहीं लाया। वो ऐसा हो जैसे सैमसंग का ओनर है। जैसी दुनिया बदल रही थी, वो अपने आप को बदल रहे थे। इसको बोलते हैं, वो ऐसा होना चाहिए दोस्तों, जैसी दुनिया बदल रही है वो अपने आप को बदले। उन्होंने सबसे पहली बात एंड्रॉयड का इस्तेमाल किया और मार्केट में नोकिया को पछाड़ के अपनी जगह बनाई। वो एथिकल होना चाहिए रतन टाटा जैसे, और वो पुशिंग द करेक्टिव एक्शंस, यानी कि वो मेसी जैसा होना चाहिए। मेसी जिसने इस वर्ल्ड कप को जीता है, फुटबॉल अगर देखते होंगे तो, पर एक पिछले वर्ल्ड कप में मेसी की वजह से टीम हार गई थी। जैसे हार गई, उसने कहा आज टीम हारी है, देश रोया है, मेरी वजह से, मैं इसके ऊपर काम करूंगा, अगला वर्ल्ड कप जीत के दिखाऊंगा, और जीत के दिखाया। पुशिंग करेक्टिव एक्शंस। लीडर वो नहीं होना चाहिए जो कभी बोले मैं गलत हो ही नहीं, मैं गलत हो ही नहीं सकता। लीडर वो होना चाहिए जो स्वीकार करे कि हाँ जो हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, ये मेरी वजह से हुआ है, इसका जिम्मेदार मैं हूं और मैं आगे अपने आप को सुधारूंगा। वो उसको लीडर बोलते हैं। तो लीडर की 5 क्वालिटीज कौन सी? मैं नाम बोलूंगा, आप उसका काम बोलना। मुकेश अंबानी टॉप पे रह के ध्यान रखे, विराट कोहली स्पिरिट द कॉर्प्स लाए, एग्रेशन भरे, रतन टाटा एथिकल रहे, मेसी जैसा इंसान पुशिंग करेक्टिव एक्शंस, और सैमसंग दुनिया बदली वो अपने आप को बदले, वो नोकिया जैसा नहीं होना चाहिए। तो आपको मैं इसका बोलूंगा कि एक लीडर के पास, एक मैनेजर के पास में लीडर की 5 क्वालिटीज कौन सी? वो मुकेश अंबानी जैसा टॉप पे रह के वो काम करे, रतन टाटा जैसे एथिकल हो, विराट कोहली जैसा एग्रेशन लाए, स्पिरिट द कॉर्प्स लाए, और सैमसंग जैसा जैसे दुनिया बदल रही है अपने आप को बदले, और मेसी जैसा पुशिंग द करेक्टिव एक्शंस, गलतियों को स्वीकार करे और आगे बढ़े। बस कहते ये वाला क्वेश्चन भी नवंबर 22 में आया था। चलो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। थैंक यू आलोक मिश्रा। मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में, ये जो लेक्चर्स है इसका पूरा फायदा आप उठाइए, ध्यान से देखें। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। लीडरशिप के 2 स्टाइल होते हैं। एक स्टाइल है ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल और एक ट्रांजैक्शनल। दुनिया में 2 टाइप के लीडर होते हैं, एक ट्रांजैक्शनल वो होते हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करते, जो आपको इनफॉर्मल नहीं रहते। हिटलर जैसे लोग होते हैं, वो ट्रांजैक्शनल होते हैं। अन्ना हजारे, महात्मा गांधी, ये ट्रांसफॉर्मेशनल है।
जो आपके विचारों से लोगों में परिवर्तन लाए, बातों से लाए, लोगों के अच्छे अच्छे थॉट्स दे और लोगों को मोटिवेशन कराए, उसको ट्रांसफॉर्म बोलते ना, इस इंसान ने जो ट्रांसफॉर्म ही कर दिया। ये ट्रांजैक्शनल वाले वो नहीं होते, वो आपको मोटिवेट नहीं करते। वो कैसे मोटिवेट करते हैं क्या, अगर तूने काम किया ना तो देख ले, वरना तेरे को इतना ठोकेंगे ना। देखो, दो टाइप के पेरेंट्स इंडिया में पाए जाते हैं। एक वो पेरेंट्स होते हैं, बेटा पढ़ ले, अपने पास तो कुछ है नहीं, तू करेगा तो घर आगे जाएगा, वरना जाने, हम तो ऐसे ही दिन निकाल लिए, आगे भी ऐसे निकाल लेंगे, तू तेरा सोच ले। ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांजैक्शनल क्वालिटी वाले माँ बाप भी अलग लेवल के हैं। वो डंडा लेते और कोपचे में लेते और वो इतना धोएंगे, इज्जत से पढ़ाई को बैठे, नहीं तो ठोक देंगे। ये ट्रांजैक्शनल वाले होते हैं। ये बिलीव करते हैं फाइन और रिवॉर्ड्स के ऊपर। ये इनका काम ही है, काम अच्छा करेंगे तो आपको रिवॉर्ड देंगे, काम अच्छा नहीं करेंगे तो ठोक देंगे। दे बिलीव इन फाइन, दे बिलीव इन रिवॉर्ड, यानी कि आपको पनिशमेंट देंगे अच्छा नहीं काम किया तो, और अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड देंगे। ये लोग वो नहीं है। ये क्या है, इंस्पायर पीपल टू, देखो लीडरशिप स्टाइल यूज द कैरिस्मा एंड एंथुसियाज्म। ये खुद ही अन्ना हजारे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्ना हजारे का जब क्रांति चला तो पूरे देश ने सपोर्ट किया। अन्ना हजारे ने बोला मुझे सपोर्ट करो, लोग ही उनके पीछे निकले थे। महात्मा गांधी ने किसको कभी बोला नहीं मेरे को साथ दो, वो आगे है लोगों ने। हिटलर वैसा नहीं था, हिटलर हौला था। हिटलर ऐसा नहीं, मेरे को फॉलो करो वरना ठोक देंगे। अभी आज हाल ही में वो नहीं कि अफगानिस्तान पे किसने अटैक किया, वो तालिबान। वो ये ट्रांजैक्शनल के एग्जाम्पल होते हैं। इनके फॉलोअर्स बनते नहीं, वो बना के लेते हैं, क्योंकि मालूम है नहीं बजाएगा तो मार देगा, ये गोली मार देगा। ये ट्रांजैक्शनल, यहाँ पे दे आर वेरी स्टोर, उनको कोई इनफॉर्मल बातें नहीं करना है। यहाँ पे इनफॉर्मल बातें होंगी, समझाया जाएगा, बात नहीं होगा, लात होगा। ट्रांजैक्शनल। इनफॉर्मल, ये बहुत ही, यहाँ पे ये तो इनफॉर्मल होगा, ये बहुत फॉर्मल रहते हैं। बिग फोर का जो कल्चर है सीए फर्म्स का, वो ट्रांजैक्शनल है। काम करेगा तो बोनस मिलेगा, काम नहीं करेगा तो लात मारेगा, घर से निकल यहाँ से। पर जो छोटी छोटी सीए फर्म्स होती है ना, उनको आर्टिकल्स मिलते नहीं जल्दी से, तो ऐसे लात मारने की बात नहीं करते। वो आपको लगेगा अच्छे से काम करे यार, 4 ही आर्टिकल है अपने पास, तू भी ऐसा है तो कैसे चलेगा, तो अच्छा काम कर, मैं बढ़ाऊंगा, तेरे को पार्टनर बनना था सीए फर्म में, कल से क्या आधा था पार्टनरशिप अपना करेंगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। जो कंपनी नई नई होती ना, अभी अभी स्टार्ट हुई है, उन्होंने इसे लात मारने की बात नहीं करना चाहिए, प्यार से करना, क्योंकि 1-2-4 आर्टिकल वो भी चले जाएंगे। तो जो इमेच्योर्ड या नई नई जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, दे शुड गो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। जिनको बहुत साल हो गए, लोग ही उनके पीछे पड़े रहते हैं, तो ऐसे समय पे आप बिग फोर अगर ये करती भी है, तभी लोग मरते ही वहाँ पे। तो ट्रांजैक्शनल वो होता है जहाँ पे यू नो रिवॉर्ड और फाइन का तरीका होता है। देखो, दोनों भी लीडरशिप की स्टाइल चलती है, डिपेंड करता है आपका क्राउड कैसा है। आपको लगता है कि प्यार से लोग पहले समझते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन, आपको लगता है लोग सुधर रहे नहीं, ट्रांजैक्शनल बनो। डिपेंड करता है आपका माहौल कैसे है। आगे बढ़ेंगे। ओके, इसी के साथ में दोस्तों ये चैप्टर के 3 पॉइंट्स खत्म हो गए। On the last point, last 15 minutes we are having for this lecture, and then this lecture will be over. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पहले दुनिया में स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, और स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के वास्ते हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर लगाते हैं। इनमें से कोई तो एक स्ट्रक्चर होता है जो लगाया जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चलती है। स्ट्रैटेजी हमने शुरुआत की जो चैप्टर होते हैं इसमें स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, पर इंप्लीमेंटेशन के लिए ये करना पड़ता है। इसका नाम सिंपल स्ट्रक्चर, आरएल स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये स्ट्रक्चर, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक सीईओ है, सीईओ, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ओनर है। जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी होती है ना, जब एसपीसी फॉर्म हुआ था, मेरे पास सिर्फ 3 ही एम्प्लॉयज थे, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2
और एम्प्लॉय 3, ये हूँ मैं एसपी। ऑर्गेनाइजेशन छोटी थी, काम फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, सीआरएम, एससीएम, जितने भी काम थे सभी 3 ही कर दे। मेरे पास इतनी औकात नहीं थी कि मैं हर काम के लिए अलग लोग लगाऊं। तो मेरे ऑफिस में समझो सब लोग को सब कुछ आता था, सब लोग को सब कुछ आता था। कभी कभी यही क्लासरूम खोल देता था, ये बंदे रिसिट भी यही बना लेता, मेरे लिए चाय भी यही लेके आ रहा था। तो अगर मान लो एम्प्लॉय 1 नहीं है तो एम्प्लॉय 2 और 3 अटकेंगे नहीं, उनको भी सब आता है। बिकॉज मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं था कि तू सिर्फ अकाउंटिंग ही कर लेना, तू सिर्फ क्लास ही का मैनेज कर लेना, रिसीट तू ही चेक कर लेना, ऐसा नहीं था। इतनी औकात ही नहीं होती है छोटे छोटे जो ओनर्स होते हैं कि वो हर एक काम के लिए अलग लोग अफोर्ड करें। तो दे गो फॉर व्हाट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट सिंपल फॉर वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। छोटे लोग सिंपल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्लियर है, सॉर्टेड है एवरीबॉडी। अब क्या होता ना, इसमें प्रॉब्लम ये थी, अगर मान लीजिए इसमें क्या प्रॉब्लम होती थी, ये जब मैंने 2010 में क्लासेस चालू की तो मैंने लगभग 2014 तक यही मॉडल अपनाया, मेरे पास पैसे नहीं थे इतने। इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लीजिए कभी कल चुके क्लास में कुछ प्रोजेक्टर खराब हो गया या कुछ खराब हो गया, कुछ चोरी हो गया, तो बोलता था मैंने नहीं किया, वो तो उसने किया, बोलता मैंने तो नहीं किया, उसने क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि किसी की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मान लो काउंटर में से पैसे चोरी हो गए और तीनों भी लोग एडमिशन्स ले रहे, तो क्या बोलेगा, साहब मैंने तो नहीं किया, इसने क्या होगा, बिकॉज वो भी वो कर रहा था। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। अब क्या होता है ना, यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर था जिसका नाम है फंक्शनल। फंक्शनल में क्या होता है ना, आज एसपीसी ने फिर क्या किया, 2014 के बाद फंक्शनल खुलाया। क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने कहा चलो मैं भी बदलता हूँ, क्योंकि मेरे को भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करना मुश्किल। जब ऑर्गेनाइजेशन आपकी छोटे से छोटी और बड़ी हो जाती है, ठीक है ना, बड़ी हो जाती है, तो दी गोज फ्रॉम व्हाट सिंपल टू फंक्शनल। क्या करते हैं फंक्शनल में, यह है फाइनेंस, यह है मार्केटिंग, यह है एचआर, यह है प्रोडक्शन, मान लो ये है टेक्निकल, मान लो ये है डिस्पैच, ठीक है ना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और अब क्या होता है ना, मान लो और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, जैसे कि एग्जांपल आपका मीडिया यानी सोशल मीडिया डेवलपमेंट हो जाऊंगा। तो क्या होता है ना, अब मैंने क्या कर दिया ना, ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट वाइज लोग लगा लिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं वो सिर्फ डिस्पैच ही करते हैं। यहाँ पे हमारा एक एम्प्लॉय आता है बसप्पा, वो यही काम करता है, बसप्पा और उसके प्लस 3 लोग। फाइनेंस में मेरे पास में 2 अकाउंटेंट है और 2 ऑडिटर हैं, वो यही काम करते हैं। फिर मार्केटिंग में मेरे यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग का बंदा है, एक सोशल मीडिया वाला, यहाँ पे 2 लोग हैं, वही काम करते हैं। एचआर में मेरे पास में एक एचआर मैनेजर है। प्रोडक्शन में मेरे पास यहाँ पे कुछ है नहीं। टेक्नोलॉजी में यहाँ पे मेरे ऑफिस में 9 लोग काम करते हैं। सेल में मेरे यहाँ पे कुछ 12 से 15 लोग काम करते हैं। ये लोग सिर्फ सेल ही करते हैं, ये सिर्फ टेक्निकली देते हैं। कल्चर के सेल्स वाले नहीं आएंगे तो टेक्निकल वालों को सेल करते आएगा नहीं, बिकॉज उनको उसकी अक्ल ही नहीं है। और वाइस वर्सा, हर एक आदमी को उस काम के लिए ट्रेन किया हुआ है। पहले मैं इसमें था बिकॉज मेरी औकात नहीं थी, मुझे समझा यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, कभी भी कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा, मेरे को समझ नहीं कौन अकाउंटेबल है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है। अगर कल चेक टेक्निकल में कुछ गड़बड़ हुआ ना, मैं इन सब की बजाऊंगा। कल चेक अगर मान लो फाइनेंस में कुछ गड़बड़ हुई, फ्रॉड हुआ, तो मैं इनकी बजाऊंगा। हर काम के लिए स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके से क्या हुआ, ये इसका एक फायदा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोकेट हो गई, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। बताओ एफिशिएंसी क्यों बढ़ेगी, वही काम अगर ये दिन भर फाइनेंस ही फाइनेंस कर रहा है तो उसे काम करने की स्पीड बढ़ेगी, बराबर है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, ये अच्छा तरीका है, पर इसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। समझ आ रहा है। इसी के बाद में हमने और एक लेयर का इंट्रोडक्शन किया जिसका नाम है डिविजनल। डिविजनल क्या होता है, जैसे 2 लेयर है, यानी ये सीईओ है और ये सब लोग उसको रिपोर्ट करते थे। इसमें मेरा बहुत टाइम जा रहा था, हर कोई आदमी मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहा है, मैं किस किस से दिन भर पढ़ाओगे, इनको दिमाग लगाओ। मैं चाह रहा था मुझे और सुकून चाहिए, ताकि आई कैन फोकस मोर ऑन स्ट्रैटेजिक पार्ट, नॉट ऑन द ऑपरेशन पार्ट्स।
मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को 2 से 3 लेयर को बनाया। मैंने कहा मैं रहूँगा टॉप पे और यहाँ पे बनाऊँगा डिवीज़न 1, डिवीज़न 2, डिवीज़न 3, डिवीज़न 4 और इसके अंडर में होंगे फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, प्रोडक्शन, SCM, कस्टमर सपोर्ट या टेक्नोलॉजी जो भी होगा या फिर डिस्पैच होगा। तो ये D1 का संभालेगा। ये जो डिवीज़न 1 है इसको संभालने के लिए मैंने M1 को हायर किया, इसको संभालने के लिए M2, इसको संभालने के लिए M3, इसको संभालने के लिए M4। हर एक डिवीजन के लिए। यानी कि मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, ऐसे बहुत लोग करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस रोल से हटाने के लिए, अगर उनको लगता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ी हो रही है, तो क्या करते हैं, उसको ज्योग्राफिकल डिवाइड करते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्या किया अभी, नॉर्थ को दे दिया M1 को, साउथ को दे दिया M2 को, ईस्ट M3, वेस्ट। अब उसको क्या बोला, तो एक काम कर, तो M1 तो जाके दिल्ली में रहे और दिल्ली के आसपास के 5 स्टेट को संभाल, ये तेरे टीम के लोग तेरे पास रख। इधर साउथ में, ईस्ट वेस्ट में आने का नहीं, उधर पर बिजनेस को आगे नहीं गया ना, ठोक देंगे देखो साले। ये नॉर्थ तेरा है, उधर का सेल 1 नंबर चाहिए। बोले ठीक है। अब इसको क्या बोला, M2 को, पूरा साउथ तेरा, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तेलंगाना सब तेरा, और तू उधर ही जाकर के हैदराबाद में, इधर आने का नहीं, उधर का सेल तू बढ़ाएगा। बोले मेरी टीम, चल तेरी अलग से, तेरा फाइनेंस, तेरा मार्केटिंग, तेरा HR, तेरा प्रोडक्शन, तेरा इन्वेंट्री, तेरा SCM, तेरा CRM, तेरा सब कुछ तू ले ले उधर, तेरे को सब हम देंगे उधर से, ये डिस्पैच, तेरा पूरा टीम अलग। यानी कि सबकी अलग टीम हो रही। फिर हम बोले ईस्ट वेस्ट में जाएंगे, तो कुछ वेस्टर्न बन गए। ऐसे ईस्ट को M3 को दिया, वेस्ट को M4 को दे दिया। अब बताओ, फंक्शनल में भी तो फाइनेंस, मार्केटिंग, HR थे, इसमें भी तो फाइनेंस मार्केटिंग है। फिर डिविजनल और फंक्शनल में डिफरेंस क्या हुआ, डिविजनल में क्या हुआ है, CEO का बर्डन थोड़ा सा कम हुआ है। जो CEO डायरेक्टली इन फाइनेंस मार्केटिंग को बजा रहा था, वो क्या करता, सिर्फ 4 लोगों को बजाता है, M1, M2, M3, 4। नॉर्थ में जो भी होगा ना, तो इन लोगों के साथ में तू नहीं पटना, क्योंकि तेरे को रखा उसके लिए। मेरा काम CEO है, मैं तेरी बजाऊंगा, तू उनकी बजा। मुझे इतने लोगों से डील नहीं करना है, क्योंकि मेरे को एक्सपेंशन करना है। समझ आए? तो ये हो गया 3 लेयर। इसकी कॉस्ट जो होती है ना, वो फंक्शनल से ज़्यादा होती है। जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी स्केल पे जाती है, बहुत बिगर बन जाती है, दे मूव फ्रॉम फंक्शनल टू डिविजनल। हो सकता है डिविजनल जो है ये आपको एरिया वाइज करना तो एरिया वाइज करो, हो सकता है इसको प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं कि जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में 4 ही प्रोडक्ट है, एक मैनेजर ये संभालेगा, एक मैनेजर, जैसे नाइकी है, नाइकी T-शर्ट बनाता, शूज़ बनाता, एक मैनेजर सिर्फ शूज़ बनाएगा, एक मैनेजर सिर्फ T-शर्ट को देखेगा, एक मैनेजर सिर्फ वो डिओड्रेंट देखेगा, और एक मैनेजर मान लो कुछ और देखेगा। तो क्या होता है, कभी कभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगता है कि हम लोग कस्टमर पे फोकस करें, एक प्रोडक्ट पे फोकस, तो वो प्रोडक्ट वाइज डिवाइड करेगा, उसको लगेगा एरिया वाइज फोकस करना चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट करेगा। तो अब क्या होगा, अगर मान लो नाइकी को यही फॉलो करना है, तो क्या करेगा नाइकी, नाइकी बोले एक काम करो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 4 प्रोडक्ट बिकते, एक T-शर्ट, एक शूज़, एक मान लीजिए वो क्या बोला था, क्या डिओड्रेंट्स ले लो, और क्या बिकता नाइकी में, कुछ तो भी और बिकता होगा नाइकी में, क्या बिकता रे भाई, अदर्स कुछ तो भी बिकता होगा। तो क्या कर दिया हमने, इसको M1 लेकर आए, इसको M2, इसको M3, इसको M4। ये M1 सिर्फ T-शर्ट को ध्यान देगा, वो अपनी टीम खुद बनाएगा, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, SCM, CRM खुद बनाएगा। इसकी टीम अपनी खुद की बनेगी, इसकी टीम अपनी खुद की बनेगी। पर डिओड्रेंट में कुछ होना तो D3 को, M3 को बाहर देंगे। शूज़ में कुछ गड़बड़ हुई तो M2 को बजाएंगे। यानी कि हर एक ओस के पर CEO यहाँ पे बैठेगा, CEO। तो CEO का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इनसे नहीं होगा, CEO बजाएगा M1, M2, M3, M4 को, M3 बजाएगा उनके नीचे वाले लोगों को, M2 बजाएगा उनके नीचे वाले। तो कहाँ पे CEO का बर्डन कम हो गया, कहाँ पे कम हुआ, डिविजनल में। कहाँ पे CEO का बर्डन ज़्यादा है, फंक्शनल में। कहाँ पे 3 लेयर है, डिविजनल। कहाँ पे 2 लेयर है, फंक्शनल। कहाँ पे सैलरी ज़्यादा होगी, सैलरी ज़्यादा डिविजनल, बिकॉज एक लेयर बीच में घुस गया ना ये। देखो भाई, डिविजनल में भी फंक्शनल है, पर ये लेयर बीच में घुसने के बाद
तो कौन सा बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? डिविजनल। उसके बाद में जिंदगी में आया, अभी तक मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, एक सिंपल, फंक्शनल एंड डिविजनल, 3 हो गया। एक चौथा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है SBU। SBU क्या होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन इससे भी बड़ी हो जाती है, यानी कि इतनी बड़ी हो जाती है कि वो डाइवर्सिफाइड बिजनेस करती है। जैसे ITC पहले आया था टोबैको से, फिर उन्होंने टोबैको से बहुत पैसे कमाए, फिर उन्होंने IT कंपनी लाई, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर लाया, फिर उन्होंने पेपर का बिजनेस चालू किया, फिर उन्होंने FMCG लाया, फिर उन्होंने होटल्स खोली। जब एक कंपनी बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस करती है, जो बहुत अलग अलग टाइप की बिजनेस है, और एक बंदा इन सारे इसको मैनेज नहीं कर पाएगा, एक CEO। अगर मैं एक CEO लगा दूं तो हौला बन जाएगा, और बोलेगा इतनी चीज़ों का एक्सपर्टीज मेरे पास नहीं, मैं कुछ भी ढंग का नहीं चला पाऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक का अलग अलग CEO बनाते हैं, और हर एक को क्या बोलते हैं, ये एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस, इसको बोलते हैं ये एक SBU है, ये भी एक SBU है, ये भी एक SBU है, पेपर एक SBU, FMCG, होटल्स। ये क्या होना बच्चों, यानी कि हर एक का CEO सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करे। यानी कि ये बच्चे आपस में आपको पता है, इनके पप्पा जो है ITC का MD जो, वो एक है, पर बच्चे आपस में एक दूसरे को भाई नहीं मानते, क्योंकि ये जो CEO है वो सिर्फ टोबैको को देखेगा। मतलब A है, उसको मतलब नहीं IT लॉस में जा रहा है क्या, प्रॉफिट में, एग्रीकल्चर लॉस में, वो सिर्फ उस पर ध्यान रखेगा। ये जो B वाला है वो सिर्फ IT पे ध्यान रखेगा। तो क्या होता है बच्चों, जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है और बहुत डाइवर्सिफाइड है, देखो अभी तक ऊपर CEO एक ही था, यहाँ पे क्या, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट एक जैसे हैं, समझ आ रहा है? जैसे कि एग्जाम्पल, मैं कभी भी हल्दीराम को SBO नहीं मानता। अब बोले हल्दीराम की सोन पापड़ी एक SBO है, हल्दीराम का गुलाब जामुन एक SBO है, हल्दीराम की सेव चूड़ा एक, ऐसा नहीं हो सकता। जब सारे प्रोडक्ट एक जैसे रिलेटेड होते हैं, एक दुकान पे ऑल अंडर वन रूफ जब बिक जाते हैं ना, तो उसकी स्ट्रैटेजी एक जैसी बना सकते हैं। तो वहां पे SBO कब बनाते हैं, जब आप खुद पता है, अब ये सुट्टा सिगरेट की पॉलिसी और ये होटल की पॉलिसी एक जैसे कैसे हो सकती है? ये दोनों अलग चीजें हैं बहुत, एक बंदा काम ही नहीं कर पाएगा। इसलिए अलग CEO को अलग सौंपते हैं, तू ये संभाल, तू वो संभाल, और उसके लिए प्रॉफिट लॉस के लिए वो जिम्मेदार रहता है। ये कब होता है, जब एक कंपनी बहुत, जैसे रतन टाटा पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड। रतन टाटा के क्या क्या काम है देखो, टाटा नमक, टाटा टी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा जैगवार, टाटा TCS, टाटा सोनाटा, टाटा ताज होटल्स, टाटा टाइटन, टाटा तनिष्क, टाटा पावर, अभी तो मैं शुरुआत ही किया हूँ, टाटा स्टारबक्स, ऐसे के न जाने कितने हैं। ये हर एक को एक एक CEO दे दिया रतन टाटा। रतन टाटा बोला मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं सबसे ऊपर बैठा हूँ ना, हर एक को एक एक संभाले, और तुम फाइनल आकर रिपोर्टिंग करना साल भर में तुमने क्या कमाया। ये कब होता है, जब कंपनी, आज SPC को SBO की जरूरत नहीं है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्लासेस के अलावा कुछ करता ही नहीं। कल चके SPC ने एयरलाइन चालू की, SPC जूते चप्पल, SPC जीन्स, SPC लैपटॉप, ऐसे अंड शंड कुछ भी कर रहा हूं मैं, जिससे क्लासेस से कोई संबंध नहीं, तो तब जाके SBO आएगा। समझ आया? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। रिलायंस भी इसी में आएगा। चलो, नेटवर्क स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा है जहां पे काम खुद करते ही नहीं, एवरीथिंग इज आउटसोर्स्ड, उसको बोलते हैं नेटवर्क। बहुत सिंपल है, लेवाइस, UCB, नाइकी, रिलायंस, क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार वापस। नेटवर्क का एग्जांपल, लेवाइस की जीन्स सुनी है कभी आपने? रिबॉक सुना है? ये जो लोग हैं, या UCB लोग हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, आपने देखा होगा, ये लोग की वर्ल्ड वाइड जीन्स चलती है। करते कैसे हैं? रिबॉक वर्ल्ड वाइड चलता है, करते कैसे? ये काम खुद कुछ नहीं करते, सारा काम आउटसोर्स करते हैं, सब लोगों से करवा के लेते हैं और अपने से थप्पा लगाते हैं। उनका मार्केटिंग आउटसोर्स, HR आउटसोर्स, प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, मार्केटिंग, सब
इनका सप्लाई चेन, एक भी काम खुद नहीं करते, सारा काम दूसरे, उसको बोलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। एक आपका, जब आपको बहुत वर्ल्ड वाइड रीच करना है, नहीं तो खुद सारा काम पे तो आप वर्ल्ड वाइड कैसे रीच कर पाओगे? पूरे वर्ल्ड में आपको जीन्स की दुकानें खोलना है, वहाँ पे जीन्स प्रोवाइड करना है, न जाने कितने बदलाव आएंगे उसमें। सारा काम खुद का तो अभी इतना दूर, तो सारे कंपनी यूएस की कंपनी है, वो इंडिया में तो आ ही नहीं पाती, वो तो यूएस में ही उनका इतना मैन्युफैक्चरिंग पुरता नहीं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं कि सारा काम हम लोग शूज़ भी, वो क्या बोलते हैं, ऐसा शूज़ बना के चाहिए, है कोई बनाने लायक, तो सब लोग बोलते हैं मैं बनाता हूँ मैं बनाता हूँ, फिर उसको वो वेंडर को वो आउटसोर्स करते हैं, उसकी मार्केटिंग आउटसोर्स, ट्रांसफर आउटसोर्स यानी कि दूसरों से करवाते हैं, अपन शांत बैठने का, लोगों से काम करवा देने। ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनके सैलरी पे एम्प्लॉयज़ बहुत नहीं होते, सारा का ये ब्रेक, ये किसको, इसका फ़ायदा क्या है, अगर आपको तुरंत चेंज करना तो तुरंत चेंज हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आपको जीन्स का फैशन चेंज हुआ तो आप तुरंत जीन्स का फैशन चेंज कर सकते हो। कैसे? आपको खुद को तो जो चेंज नहीं करना है, कल से के बोलेंगे भाई तो जो बन रहा था बंद कर, ये चेंज करना है, तो सारा कष्ट तो उसको ही उठाना है, अपन तो बेटे हुक्म फरमाना है। कल से ऐसा खुद को करना पड़ता तब नानी याद आती ना, अब तो लोगों से करवा के लेना, तो आप चेंज बार बार कर पाओगे, दुनिया भर में पहुंच पाओगे। इसको बोलते हैं आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर। फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका आर ग्लास। आर ग्लास का मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल है, इसको आर ग्लास बोलते हैं, ऐसा 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 ऐसा, इसको आर ग्लास बोलते हैं। आर ग्लास में तो ये टॉप होता है, ये आपका मिडिल, और ये है बॉटम। बताओ तीनों में फर्क क्या है? ये क्या होता है ना, पहले ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हुआ करती थी, टॉप लेवल में कम लोग, मिडल में थोड़े ज़्यादा, और बॉटम में बहुत ज़्यादा, ऐसा पहले होता था। टॉप लेवल की बातें मिडल लोग सुनते थे और बॉटम से करवा के लेते थे। आज क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आ गई, ईमेल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, टेलीग्राम आ गया, सब कुछ आ गया। आज टॉप लेवल को अपनी बातों को बॉटम पे बोलने के लिए किसी मिडिल लेवल की जरूरत नहीं पड़ती। मैं व्हाट्सएप पे वॉइस नोट डालता हूँ, मेरे सारे एम्प्लॉय सुन लेते। क्या ही है, मिडिल लेवल श्रंकन। आजकल के ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल लेवल बहुत कम हो गया। पहले मिडिल लेवल चलता, बिकॉज टॉप लेवल मिडिल लेवल को बोलता था, वो काम करवा के लेता था। आजकल क्या हुआ, मिडिल लेवल की जरूरत ही नहीं, क्योंकि टॉप लेवल के संबंध डायरेक्ट बॉटम लेवल से, बिकॉज वो सब व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे कनेक्टेड है। मुकेश अंबानी को एक मैसेज डालना है ना, वो टेलीग्राम पे डालता है, सारे एम्प्लॉय सुनते हैं उसके, मुकेश अंबानी के बाद। मिडिल लेवल क्यों चाहिए? तो आजकल ये आया, मिडिल लेवल पूरा कम हो गया। इसके से डिसीजन बताओ फास्ट होंगे कि स्लो होंगे? फास्ट, बिकॉज डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया, और कॉस्ट कम हो गई, बिकॉज मिडिल लेवल की जरूरत ही नहीं है। ये हो गया आपका आर ग्लास। और एक कॉन्सेप्ट बचा है जिसका नाम है, कौन सा बचा हुआ? एक बचा है जिसका नाम है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जनरली ऊपर वाला ही नीचे वाला की बजाता था। मान लीजिए सीईओ है और ये ऊपर वाले ही नीचे वाले के बजाते थे, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन, ऊपर वाले नीचे वाले बजाते थे। तो पता है अब क्या हुआ? अब इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने हमेशा इंडिया की कल्चर ऐसा कि जो हायर लेवल का लोअर लेवल को बजाता था। ये बोलते ऐसा नहीं होता, कभी कभी हायर लेवल का इंसान बजाएगा नहीं तो बॉटम वाला सुधरेगा नहीं। मतलब मेरे एम्प्लॉयज़ अगर मेरा ध्यान नहीं तो वो कुछ भी टाइम पास करेंगे। तो मैं अभी क्लास में आया हूँ, मेरे एम्प्लॉय तो कुछ भी कर रहे होंगे। तो इसलिए हायरार्की वाइज जो टॉप लेवल का इंसान ही बॉटम लेवल को बजाएगा, ये बहुत गलत हो जाता है। एक काम करते ना, एक ऐसा बंदा अपॉइंट करते जो ऊपर से तो बजाएगा वो अलग, एक बाजू वाला भी लगा दो, ऊपर वाले से जुड़ गया तो बाजू वाले में बजाना चाहिए। यानी कि ये हो गया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कार है ह्यूंडई। ह्यूंडई का क्या है, ह्यूंडई के पास वो है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूंडई के पास ये उसका फाइनेंस, ये मार्केटिंग, ये एचआर, एक प्रोडक्शन, मान लो 4 डिपार्टमेंट्स है। ह्यूंडई कार आपने सुनी होगी, उसकी कार है i10, i20, एग्जाम्पल सेंट्रो, और भी बहुत कार होगी, छोड़ दो, बहुत पुरानी कार का नाम लिखा मैंने। तो अब क्या करेंगे,
यहाँ पे जो लोग काम करते थे ना पहले की बात, ये ऐसा था, सिर्फ डायग्राम ऐसी थी पहले, सिर्फ ऊपर वाला इनकी बजाता था। यहाँ पे जो लोग काम करते थे उनकी ये बजाते थे, और यहाँ पे जो काम कर रहे थे उनकी। पहले ये वर्टिकल था सिर्फ, फिर देखा कि ये एम्प्लॉय काम चुकार निकल गए, काम नहीं कर रहे, बिकॉज ये इनका ध्यान नहीं है अच्छे से, इतने लोग को मैनेज नहीं कर। अभी क्या करा, उसके बाजू में एक और डाल दिया, इसका D1 डिविजनल डिविजनल डिविजनल, यानी D1 को, और इस यहाँ पे मान लो एक मैनेजर 1 है, यहाँ पे मैनेजर 2 है और मैनेजर 3 है। अब क्या होगा, कल से कि फाइनेंस की कुछ स्ट्रैटेजी बनाना है, और वो भी I10 वाले की, तो बताओ कौन से दो लोग कनेक्टेड होंगे। अब फाइनेंस की स्ट्रैटेजी बना तो M1 तो आएगा ही आएगा, पर D1 बोलेगा तो I10 की बन रही तो मैं भी आऊँगा। यानी कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना, अब उनको फाइनेंस की स्ट्रैटेजी का ज्ञान ये दोनों देंगे, और अगर इन्होंने काम नहीं किया ना तो इनके दो दो बॉस है, तो बजाएंगे भी D1 और M1 दोनों बजाएंगे। काम किया तो रिवॉर्ड भी दो देंगे, खराब किया तो पनिशमेंट भी दोगे। दो लोग, दो बॉस, दो पनिशमेंट, वाह भी दो लोग करेंगे, बजाएगी भी दो। जैसे एग्जांपल, कल्चर के मार्केटिंग के इतने 50 लोग काम करते हैं यहाँ पे, किसके, I20 के। तो मुझे बताइए ये किसके अंडर में आएंगे। ये तो बोलेगा मैं तो मार्केटिंग का, तो M2 तो बोलेगा ऐसा कर, फिर D2 बोलेगा ये तो मेरा काम है बिकॉज I20 तो मेरी है। तो इसके दो दो लोग साथ में, ये इसीलिए अच्छा स्ट्रक्चर है, दो विज्ञानी लोग, ज्ञानी लोग साथ में आके इनको ज्ञान दे रहे, यानी कि स्ट्रैटेजी अच्छी बनेगी। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये फंक्शनल है ना, और ये सब क्या है, ये जो है ये डिविजनल है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, फंक्शनल एंड डिविजनल, दोनों साथ में आके बजा रहे हैं। इसलिए एम्प्लॉय को झक मार के काम करना है, बिकॉज इससे छूटेगा वो बजाएगा, इधर से छूटेगा वो बजाएगा, इधर कौन है डिविजनल, इधर कौन है फंक्शनल, ले बजा, यानी कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ये है मैट्रिक्स। पहले क्या था, सिर्फ ऊपर वाला बजा रहा था नीचे वाले के, अब बोला बाजू वाले को बजाने बोलो, इससे छूटेगा उधर से बजाएंगे। तो ये आ गया आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इसी तरीके से मुझे लगता है कि हमने ये सब कुछ चैप्टर खत्म कर लिया है। दिस चैप्टर इज ओवर। जरूर इस लेक्चर को आप वापस से अच्छे से देखना, पहली बार 1.5 से देखिए, फिर 2 देखिए, और फिर आप क्या करिएगा, इसको बुक से पढ़ेगा। ये चैप्टर 8 से 10 मार्क के लिए ऐसे पूछती है, और चैप्टर छोटा नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है। मैंने इस डायग्राम से उसको बहुत क्रक्स में बता दिया, पर अगर पढ़ोगे ना, ये अपने आप में गहराई आए हैं इसमें। पर अब जब आप ये पढ़ोगे ना, तो आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप कोई चैप्टर समझ गए हैं। बताओ बच्चों, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप बताओ, आंट्रा की या इंट्रा की, जल्दी बोलो। सुंदर पिचाई कौन है, इंट्रा, और लैरी पेज कौन है, ऑन्ट्रा। सत्या नडेले कौन है, इंट्रा, और बिल गेट्स कौन है। देखो आगे आपको कल्चर और स्ट्रैटेजी, पहले किसको देखना चाहिए, और स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए। अगर कल्चर ऐसा, स्ट्रैटेजी ऐसी है, तो स्ट्रैटेजी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो किसको चेंज करना आसान है, और कल्चर को चेंज करना बहुत। क्या दुनिया की हर कोई ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एक जैसा होता है, नहीं। आप मुझे बताएं, क्या कल्चर हमेशा बैरियर होता है या सपोर्टिव भी हो सकता है। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप 2 टाइप की होती है, एक कौन सी और एक कौन सी। एक ट्रांजैक्शनल, महात्मा गांधी, ट्रांसफॉर्मेशनल, अन्ना हजारे, हिटलर, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, मारना, ठोकना, आपकी बातों से और कैरिज्मा से इंस्पायर करना, ट्रांसफॉर्मेशन। आप बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब सबसे छोटी होती है, 1 सी और 2-4 एम्प्लॉय, वो सिंपल, हर एक एम्प्लॉय का काम बांट दिया, ये फाइनेंस में, मार्केटिंग में, HR, फंक्शनल। ये 2 लेयर से 3 लेयर बन गया, डिविजनल। 2 लेयर और 3 लेयर में कॉस्ट किसकी ज्यादा, फंक्शनल और डिविजनल में कहां पे 3 लेयर्स है, कहां पे CEO का बर्डन कम है, कहां पे सारा काम आउटसोर्स कर देते हैं, नेटवर्क। कहां पे इधर वाला भी बहता है, इधर वाला भी बहता है, मैट्रिक्स। कहां पे आपका मिडिल लेवल बहुत छोटा हो गया, आरलास। और SBO कब करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस में आते हैं, एग्जांपल ITC। आई थिंक ये लेक्चर आपके समझ में आ गया, दिल के करीब होगा। आप सभी ने इस लेक्चर को प्यार दिया, इतने सारे व्यूज इसको आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आप सभी से निवेदन है, अगर आपको लेक्चर से फायदा हो रहा है तो बाकी लोगों को भी होता होगा, जरूर जनहित में इसके जारी करें, बहुत सारे ग्रुप पे इसको शेयर करें, और आपको कैसा लग रहा है आपकी कमेंट द्वारा बताइए, ताकि मुझे समझेगा कि मुझे
किस तरह से पढ़ाना है आपको आने वाले लेक्चर्स में। अगर आपको जो भी लगता हो प्लीज़ मेक श्योर यू आर कमेंटिंग एंड ट्राइंग टू मेक मी अंडरस्टैंड कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, आज के लिए बाय बाय, आई विल सी यू ऑन मंडे, टेक केयर। और हमारे लेक्चर्स के टाइम कैसे होंगे, क्या होंगे, हमारे और आपके बीच के लिए संपर्क का सिर्फ एक ही कनेक्शन है, वो है हमारा टेलीग्राम जिसका नाम है स्वप्निल पाटनीस क्लासेस। उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, वहाँ से ही मेरा कम्युनिकेशन आप तक पहुँचेगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और हाँ, 21 तारीख को सवेरे 10 बजे यानी कि परसों के दिन हम शुरुआत करने जा रहे हैं CA 23 तारीख को मॉर्निंग में 10 बजे अंकिता मैम आपका लॉ लेंगे, 11:15 बजे आपका टैक्स का लेक्चर होगा। तो जस्ट मेक श्योर CA इंटरमीडिएट ग्रुप उनके लेक्चर्स आप देखेंगे। इसी तरीके से मज़ेदार अंकिता मैम हैज प्रिपेयर्ड अ लॉट टू मेक यू अंडरस्टैंड CA इंटरमीडिएट लॉ। इस बार आपका लॉ भी पास कराएंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।